बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय कौन सा, वंशगति और विविधता के सिद्धांत। अब मुझे पता है आप हो गए होंगे बोर इस चैप्टर से, टेंशन मत लीजिए। इस चैप्टर का आखिरी भाग है, आखिरी टॉपिक है, जिसका नाम है आनुवंशिक विकार, जेनेटिकल डिसऑर्डर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं देखो हर बार यही बोल रहा हूं, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, हर चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी मैं बोलूंगा 12वीं कक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय यही है। लॉजिकली, कंसेप्चुअली सोचने लायक यही अध्याय था, ठीक है। एक और भी है, कौन सा, वंशगति का आणविक आधार, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो भी है, ये भी है और वो भी है, ठीक है। जहां जेनेटिक्स है भैया, जेनेटिक्स, ठीक है। तो बेटा जी आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आनुवंशिक विकार पढ़ेंगे, क्या होता है, फिर लेकर आऊंगा क्विज, ठीक है। चलें स्टार्ट करें। आइए बात कर रहे हैं किसकी बेटा जी, आनुवंशिक विकार की, बिना टाइम वेस्टेज करते हुए। देखिए आनुवंशिक विकार जिनको हम बोलते हैं जेनेटिक डिजीज या जेनेटिकल डिसऑर्डर बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर, ठीक है। अब क्या होते हैं आनुवंशिक विकार, यानी ऐसे विकार जो आनुवंशिकता दिखाएंगे। इतना तो मीनिंग समझ में आता है, इतने दिनों से चैप्टर पढ़ रहे हैं, इतना तो समझ में आ गया। ऐसे रोग, ऐसी डिजीज, ऐसे विकार जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की संभावनाएं है, क्योंकि आनुवंशिकी वर्ड आ रहा है और आनुवंशिकी का मतलब ही क्या होता है, वंशागति, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। यानी ऐसे विकार जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, आनुवंशिक विकार कहलाएंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। क्या होते हैं वे विकार, वे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर, आनुवंशिक विकार। सिंपल है, समझ में आ गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा होंगे ही। आप बोलेंगे क्या, देखिए मैंने आपको याद आ रहा उत्परिवर्तन समझाया था, याद आ रहा। मान लो मेरे अंदर कोई विकार आया, कोई जीन में परिवर्तन आया, किसी गुणसूत्र में परिवर्तन आया। अब मान लो वो परिवर्तन, वो उत्परिवर्तन मान लो मेरी कायिक कोशिका में आया, तो क्या वो अगली पीढ़ी में जाएगा, नहीं। तो यहां पर ये जो विकार जो होंगे, ये अगली पीढ़ी में तभी जाएंगे जब ये लिंगी हो, जब ये लिंगी गुण सूत्र पर उत्परिवर्तन से पैदा होंगे। मेरे ख्याल से मीनिंग आपको समझ में आया होगा क्या, कि भैया लिंगी गुणसूत्र है, लिंगी गुणसूत्र नहीं, सॉरी, लिंगी कोशिका, गुणसूत्र बोल दिया, लिंगी कोशिका, गुणसूत्र नहीं, कौन, लिंगी कोशिका। समझना बेटा, मेरे अंदर दो प्रकार की कोशिका है, जरा सोचिए, एक कायिक कोशिका, एक लैंगिक कोशिका। लिंगी कोशिका या लैंगिक कोशिका है ना। कायिक कोशिका आंखों की कोशिका, बालों की कोशिका, त्वचा की कोशिका, जो जनन से संबंधित नहीं है, इनको लिंगी कोशिका बोल दीजिए या जनन कोशिका भी बोल सकते हैं, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं। लिंगी कोशिका या जनन कोशिका, अगर इन कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों में या डीएनए में या जीन में उत्परिवर्तन आता है तो वो डेफिनेटली अगली पीढ़ी में जाएगा। तब हम उनको क्या बोलेंगे कि वो वंशागति दिखा रहे हैं, आनुवंशिक विकार। लेकिन अगर ध्यान से सुनना, अगर ये विकार किसमें आता है, कायिक कोशिका में, तो इनकी वंशागति नहीं होगी अगली पीढ़ी में। समझ में आया। तो याद रखना बेटा जी आपने क्या, आनुवंशिक विकार क्या होते हैं, वो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जब कब किस में होंगे, जनन कोशिकाओं में उत्परिवर्तन से पैदा होंगे। सिंपल सा है,
चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। अब देखिएगा बेटा जी, यहां पर ध्यान से सुनना। ये आनुवांशिक विकार जो होते हैं, ये आनुवांशिक विकार जो होते हैं, इतनी सी बात समझ में आ गई। आनुवांशिक विकार वो विकार जो अगली पीढ़ी में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन कब होंगे? जब वो कौन सी कोशिकाओं में होंगे? जनन कोशिकाओं में, जैसे शुक्राणु और अंडाणु में। ठीक है, मेरी त्वचा की कोशिका में अगर उत्परिवर्तन होएगा तो वो अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा, तब मैं उस विकार को आनुवांशिक विकार नहीं बोलूंगा। याद रखना, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? कंफ्यूजन है? वापस से सुनो। देखिए, मैं एक नर हूं, मान लो एक त्वचा की कोशिका है और शुक्राणु है मेरे शरीर में। अगर कोई उत्परिवर्तन, म्यूटेशन मेरी त्वचा की कोशिका में हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, उस उत्परिवर्तन से कहीं ना कहीं लक्षण बदलेंगे ना। तो मेरे अंदर लक्षण बदल गए, मैंने बोला साहब रोग हो गया है। क्या ये रोग अगली पीढ़ी में जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये रोग के लिए उत्तरदायी जो कोशिकाएं थी जिनमें ये उत्परिवर्तन आया, वो कायिक कोशिका थी। लेकिन जरा सोचिए, अगर उत्परिवर्तन किसमें आया? जनन कोशिका में, जैसे शुक्राणु में या अंडाणु में, तो डेफिनेटली अगली पीढ़ी में रोग उत्पन्न होएगा। ऐसे रोगों को हमने बोला है आनुवांशिक विकार। अब दनादन क्लियर है? चलें आगे, समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना। अब ये आनुवांशिक विकार जो होंगे, किसमें होंगे बेटा जी? जनन कोशिका में उत्परिवर्तन से पैदा होंगे। अब उत्परिवर्तन किसमें होगा? आप बोलेंगे सर उत्परिवर्तन तो आनुवांशिक पदार्थ में होता है। किसमें? डीएनए में होता है ना। अब आप पूछेंगे सर ये आनुवांशिक विकार कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान से सुनना बेटा, ये आनुवांशिक विकार 2 प्रकार के होते हैं। प्रकार देख रहे हैं, पहले मीनिंग देख लिया, क्या मीनिंग है, अब देखने वाले प्रकार। एक है मेंडलीय विकार और एक होते हैं गुणसूत्रीय विकार। एक कौन से हैं? मेंडलीय विकार हैं और एक है गुणसूत्रीय विकार। अब आप बोलेंगे सर दोनों में अंतर क्या है? पहली बात तो ये समझ में आ गई है कि ये विकार, सोचो विकार का मतलब कुछ बदल रहा है, कुछ चेंज आ रहा है, कुछ परिवर्तन आ रहा है। कैसा परिवर्तन? उत्परिवर्तन आ रहा है। उत्परिवर्तन किस में आता है? डीएनए में। इतनी सी बात समझ में आ गया, किस में आता है? डीएनए में। और किस में होएगा? कौन सी कोशिकाओं में? जनन कोशिकाओं में। कायिक कोशिकाओं में अगर होएगा तो वो विकार अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा, तब मैं उसे आनुवांशिक विकार नहीं बोलूंगा। ठीक है, अब जरा सोचिए, जनन कोशिकाओं में, ध्यान से सुनना, ये जो जनन कोशिका है, इस जनन कोशिका में 46 गुणसूत्र है। अब 46 में से 44 कायिक गुणसूत्र हैं, ऑटोसोम्स है ना, और 2 लिंगी गुणसूत्र है। ठीक है, अब या तो विकार इन कायिक गुणसूत्र में आ जाए या उत्परिवर्तन बोल दीजिए, या तो उत्परिवर्तन इन कायिक गुणसूत्र में आ जाए या लिंगी गुणसूत्र में आ जाए, किसी में भी आ जाए, लेकिन आना किसमें चाहिए? जनन कोशिका में आना चाहिए। यानी मैं देखो यूं समझ लो, एक आंखों की कोशिका है, उसमें भी 46 गुणसूत्र है। एक शुक्राणु है, उसमें 46 नहीं है, 23 है। कितने हैं? 23 है। जब मैंने कह दी मैं कर लूंगा। शुक्राणु में कितने हैं? 23 है, यानी 22 तो क्या हो गए आपके? कायिक गुणसूत्र, और एक लिंगी गुणसूत्र, या तो X होगा या Y होएगा। ये कौन है? जनन कोशिका। ये है कायिक कोशिका, जिसमें 44 आपके कायिक गुणसूत्र हैं और 2 आपके लिंगी गुणसूत्र। देखो, मेरी त्वचा की कोशिका ये है और शुक्राणु ये है, मान लेते हैं। ठीक है, अब आप सिंपल सी बात सोचो ना, आनुवांशिक वर्ड का मतलब क्या होता है? जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? आनुवांशिकी वर्ड किससे बना होता है? 2 चीजों से, वंशागति और विविधता। वंशागति का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना। अब जरा सोचिए, इनमें से कौन सी कोशिका है जो अगली पीढ़ी के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? ये है ना, ये थोड़ी ना है। जरा सोचिए, इसी कोशिका में विकार आएगा, इसी कोशिका के गुणसूत्रों में अगर चेंज आएगा और जीन्स में चेंज आएगा, तो तभी तो वो चेंज, वो उत्परिवर्तन, वो रोग जो होएगा इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा ही तो अगली पीढ़ी में जाएगा, तभी तो बोलूंगा ना आनुवांशिक विकार। अब आया मीनिंग? क्लियर है? अगर यहां पर आएगा तो वो अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा, तो ऐसा विकार आनुवांशिक नहीं कहलाएगा।
ठीक है। अब आप बोलेंगे चलो सर ये तो समझ में आ गया कि यहां पर अगर चेंज आएगा, उत्परिवर्तन आएगा, अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा, यहां पर आएगा तो अगली पीढ़ी में जाएगा, चलो ये समझ में आ गया। अभी यहां पर परिवर्तन किस में आएगा? या तो कायिक गुणसूत्रों में आ जाए या लिंगी गुणसूत्रों में आ जाए, दोनों में से किसी में भी आ जाए, जाएगा जरूर अगली पीढ़ी में। आया समझ में? क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें आगे। अब हमने बोला आनुवांशिक विकार भैया दो प्रकार के हैं, एक है मेंडलीय विकार और एक है गुणसूत्रीय विकार। भैया दोनों में अंतर क्या है देखिएगा, ध्यान से देखना। बेटा जी आप सभी जानते हैं गुणसूत्र क्या होता है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बताया ना, देखो ये डीएनए दिख रहा है आपको, एक डीएनए की एक लड़ी दिख रही है, चलो जी एक और दिख रही है आपको, ठीक है, दिख रहे हैं बेटा जी आपको? ये दो डीएनए की लड़ियां हैं, दो डीएनए के धागे हैं, इस तरीके से ये बनाते हैं बेटा जी गुणसूत्र। क्या बनाते हैं? गुणसूत्र बनाते हैं। सिंपल सा था। अब आप मुझे बताएं, मेरे अंदर जरा देखना, मेरे अंदर शुक्राणु में कितने गुणसूत्र हैं? आप बोलेंगे सर 23, ठीक है। मान लेते हैं उसमें से ये 15वां गुणसूत्र था, शुक्राणु का 15वां गुणसूत्र था, ठीक है। अब देखना दो परिस्थितियां हैं, दो परिस्थितियां क्या? या तो इस गुणसूत्र की संरचना में क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? आप बोलेंगे सर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसा चेंज? क्या इसकी संख्या में चेंज आया है कि संरचना में चेंज आया? आप बोलेंगे सर संरचना में परिवर्तन आया है। और परिवर्तन भी ना बोलकर मैं बोलूंगा संरचना में उत्परिवर्तन आया है। देखिए ध्यान से सुनना, आराम से तसल्ली से, उत्परिवर्तन आया है संरचना में। आ गया ना, चेंज आ गया, सडनली चेंज हो गया, अचानक से चेंज हो गया, संरचना बदल गई। चलो एक तो कंडीशन ये थी, ठीक। दूसरी कंडीशन मैंने बोला कि ये जो 15वां गुणसूत्र था ना शुक्राणु में, 15वां था ना, एक ही तो होएगा 15वां, एक ही तो होएगा, जोड़ी तो नहीं होएगी, क्योंकि ये अगुणित कोशिका शुक्राणु, 23 गुणसूत्र है तो 15वां एक ही होएगा। लेकिन जो 46 वाली द्विगुणित होती है उसमें 15वीं दो जोड़ी होती है, एक माता का एक पिता का, लेकिन शुक्राणु में तो एक ही होएगा। ये तो समझ गए होंगे ना भैया आप तो। अब जरा सोचिए, मैं बात कर रहा हूं शुक्राणु की, क्योंकि इस कोशिका से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आनुवांशिक विकार, वे विकार जो कौन सी कोशिका में आएंगे? जनन कोशिका। हमने बात कर ली शुक्राणु, शुक्राणु में हमने देखा जो 15वां गुणसूत्र था उसमें क्या आ गया? संरचना में बदलाव आ गया। या मैं आप बोल रहा हूं शुक्राणु में, ध्यान से सुनना, शुक्राणु में 24 गुणसूत्र हो गए। क्या बोला मैंने? शुक्राणु में 24 गुणसूत्र हो गए, जो 15वां जो था ना उसकी कॉपी बन गई है। 15वें की क्या बन गई है? कॉपी बन गई। अब जरा सोचिए, 15वें की अगर कॉपी बन जाएगी, ये जो 15 है एक और 15 हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 24 नहीं होंगे भाई, 1 से लेकर 23 तक थे, 23 थे ना, जिसमें से 15वां केवल एक ही था ना, क्योंकि ये अगुणित कोशिका थी। यहां पर 15वां जो है वो जोड़ी के रूप में होगा, क्योंकि ये द्विगुणित कोशिका है। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है। 15वां अगर एक था तो टोटल कितने थे? 23 गुणसूत्र थे ना, 1 2 3 4 ऐसे करते 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 15 16 17 18 ऐसे करते करते 23 है। अब मैंने बोला जो 15वां था ना उसकी कॉपी बन गई, गलती से चेंज आ गया, उत्परिवर्तन आ गया। क्या हो गया? 24 गुणसूत्र हो गए, 15वां जो था उसकी कॉपी बन गई। कैसे? उत्परिवर्तन से। अचानक से कुछ चेंज आया, जिसकी वजह से जो 15वां गुणसूत्र था उसकी एक कॉपी बन गई है। टोटल कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 24। अब इन दोनों परिस्थितियों में जरा सोच समझकर मुझे बताएं, क्या इन दोनों परिस्थितियों में क्या जीन में चेंज आ रहा है? जीन में चेंज आ रहा है क्या? जीन में चेंज आ रहा है या गुणसूत्र में चेंज आ रहा है? सोच समझकर मुझे बताना। दोनों परिस्थितियों में, इन दोनों परिस्थितियों में सोच समझकर मुझे बताएं। ये पहली परिस्थिति जिसमें आपको क्या दिख रहा है? गुणसूत्र की संरचना में चेंज। दूसरी, गुणसूत्र की संख्या में चेंज। तो अगर चेंज, सडन चेंज, अचानक से चेंज, अचानक से परिवर्तन यानी उत्परिवर्तन, अगर गुणसूत्र की, ध्यान से सुनना, किसकी? गुणसूत्र की। बेटा ध्यान से सुनना, किसकी बेटा जी? गुणसूत्र की
संख्या में गुणसूत्र की संख्या में या गुणसूत्र की संरचना में आता है। संरचना में आता है क्या? चेंज, अचानक से, जिसे हम क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। ऐसे विकारों को हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्रीय विकार। तो मीनिंग समझ में आ गया गुणसूत्रीय विकार का, यानी वे विकार जो जीन में नहीं आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं? पूरे के पूरे गुणसूत्र की संरचना में या तो बदलाव हो गया, या गुणसूत्र की किसी छोटी सी संरचना में बदलाव हुआ है। या तो पूरे गुणसूत्र की संरचना में बदलाव हो गया, या गुणसूत्र की एक छोटी सी संरचना में बदलाव आ गया, यानी कुल मिलाकर संरचना में बदलाव आ गया, या पूरी गुणसूत्र की संख्या में बदलाव आ गया। जैसे 23 से 24 हो गई, या 23 से 22 हो गई, या 21 हो गई। कुल मिलाकर संख्या या तो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, संरचना बदल जाए। ऐसी विकार जो गुणसूत्र में चेंज से आते हैं क्या कहलाते हैं? गुणसूत्रीय विकार। अब जरा सोचिए, यहां पर नाम आ रहा है मेंडलीय विकार। अब आप बोलेंगे सर मेंडल क्यों आ गया? बेटा जरा सोच समझ कर मुझे बताना, मेंडल ने सबसे पहले वंशागति के बारे में बताया। उन्होंने क्या बताया था? कि कुछ रसायन होते हैं। याद आ रहा है? पहला लेक्चर बताया था। मेंडल ही था वो वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले ये बताया था कुछ रसायन होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जो वंशागति दर्शाते हैं। उन रसायनों को उन्होंने क्या बोला था? कारक। उन्हीं कारकों को हमने बोला था जीन। बोला था? नहीं बोला था? अब जरा सोचिए, अगर जीन में उत्परिवर्तन आएगा, या तो जीन ज्यादा हो जाएंगे या जीन कम हो जाएंगे, जीन की संरचना बदल जाएगी। कुल मिलाकर अगर जीन में बदलाव आएगा तो जीन किससे संबंधित है? मेंडल से। क्योंकि मेंडल ने गुणसूत्रों के बारे में नहीं बताया था, मेंडल ने जीन के बारे में बताया था। याद करिए, मेंडल ही तो था जिसने सबसे पहले कारक बताया था, और कारकों को ही तो हमने क्या बोला था? जीन बोला था। तो एक तरीके से बोल सकते हैं ना, जीन जो है उसकी खोज किसने करी? एक तरीके से मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे जीन की खोज किसने करी, हम ये बोलेंगे जीन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? कारक नाम देकर मेंडल ने। इसीलिए ऐसे विकारों को क्या बोलते हैं? मेंडलीय विकार। यानी वो रोग, वो बदलाव, वो डिजीज, वो डिसऑर्डर, वो विकार जो किससे होते हैं? जीन में उत्परिवर्तन से होंगे, क्या कहलाएंगे? मेंडलीय विकार। और वो विकार जो गुणसूत्र में होंगे, गुणसूत्र में उत्परिवर्तन से होंगे, वो क्या कहलाएंगे? गुणसूत्रीय विकार। तो बेटा जी ये आपके होते हैं दो प्रकार के विकार। आई होप यहां पर ये जो चीज मैंने बताई है कि आनुवांशिक विकार का मीनिंग बताया क्या होते हैं, आराम से तसल्ली से। आनुवांशिक विकार दो प्रकार के होते हैं, दोनों का मीनिंग मैंने आपको यहां पर सारा बता दिया है। मेरे ख्याल से यहां तक सारी चीज समझ में आ गई है। अब जरा सोचिए हम क्या पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेंडलीय विकार, फिर उसके बाद पढ़ेंगे गुणसूत्रीय विकार। जब ये हो जाएगा चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। तो पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? मेंडलीय विकार। अब कौन कौन से ऐसे रोग हैं, ध्यान से सुनना, कौन कौन से ऐसे विकार हैं, ऐसे रोग हैं जो जिनमें चेंज किस में आएगा? जीन में आएगा। ठीक है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। यानी हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मेंडलीय विकार। आर यू रेडी? स्टार्ट करें। किसके बारे में? मेंडलीय विकार के बारे में। जी बेटा जी, सबसे पहला मेंडलीय विकार जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, आपने याद रखना है क्या? हीमोफीलिया। ठीक है, अब बेटा जी ध्यान से सुनना, हीमोफीलिया जो होता है उसको इंग्लिश में भी क्या बोला जाता है? हीमोफीलिया। एक और नाम भी है इसका जिसे हम बोलते हैं ब्लीडर डिजीज। अब देखिए, ब्लीडर डिजीज में कहीं वर्ड आ रहा है ब्लीड। ब्लीड का मतलब होता है खून निकलना। ठीक है, इसको ब्लीडर डिजीज क्यों बोलते हैं? ध्यान से सुनिएगा, ये एक ऐसा रोग है जिसमें अगर शरीर में कहीं कट लग जाता है, कहीं खरोंच लग जाती है, खून बहता है, तो खून का बहना लगातार चलता रहता है। यानी इस रोग में अगर लग जाए, खून निकलना स्टार्ट हो जाए, तो खून का बहना लगातार होएगा, खून रुकेगा नहीं। यानी कुल मिलाकर रक्त का थक्का नहीं बनता। समझ में आया?
क्या बोला हमने? इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। ठीक है, अब आप बोलेंगे क्यों नहीं होती? ध्यान से सुनना बेटा। देखिए, डीएनए होता है बेटा, ये मैंने आपको पहले भी बताया, डीएनए जो होता है आगे चलकर क्या बनाता है? आरएनए, और आरएनए आगे चलकर क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, याद रखना। ठीक है, डीएनए का एक छोटा सा भाग कौन होता है? जीन। मान लेते हैं एक जीन है एक्स, मान लेते हैं एक जीन है कौन? एक्स, या हम बात कर लेते हैं एच। कौन? एक जीन है एच। ठीक है, वो जीन जो था वो क्या बना रहा था? आरएनए, और आरएनए क्या बना रहा था? प्रोटीन। एक ऐसा प्रोटीन जो रक्त का थक्का बनाता है। क्या बोला? वापस से सुनना। मैंने बोला मेरे अंदर एक जीन है, वो जीन आरएनए बनाता है, और आरएनए आगे चलकर क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। एक ऐसा प्रोटीन जो मेरे रक्त में मिलता है और रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। मुख्य रूप से उस प्रोटीन का नाम अगर आप जानते हो, 11वीं कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, थ्रोम्बिन। सुना है? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ऐसे नाम सुने? तो मान लेते हैं बेटा वो प्रोटीन है कौन सा? थ्रोम्बिन। वो थ्रोम्बिन प्रोटीन कार्य क्या करता है? रक्त का थक्का बनाता है। अब जरा सोचिए, अगर ये जीन खराब हो जाए तो क्या नहीं बनेगा? प्रोटीन नहीं बनेगा। वो प्रोटीन नहीं बनेगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो सीधी सी बात है, रोग हो जाएगा। कौन सा? हीमोफीलिया। आया समझ में? तो हीमोफीलिया रोग का मीनिंग समझ में आया? इसको ब्लीडर डिजीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस रोग में अगर शरीर पर कोई खरोच आ जाती है जिससे रक्त स्त्राव होता है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो प्रोटीन जिसका निर्माण करने के लिए जो जीन उत्तरदायी था, उस जीन में आ गया है उत्परिवर्तन, उस जीन में आ गया है चेंज, उस जीन में आ गया उत्परिवर्तन। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? मेंडलीय विकार। मेंडलीय विकार कौन से होते हैं? जो ऐसे विकार जिनमें उत्परिवर्तन किसमें आता है? जीन में आता है। समझ में आ गया? चले आगे। कंफ्यूजन तो नहीं था? पक्का? अब ध्यान से सुनना, इतनी सी बात तो समझ में आ गई है। अब आप पूछेंगे सर ये जीन कहां मिलता है? पूछेंगे ना सर ये अलिंगी गुणसूत्रों पर मिलता है कि लिंगी गुणसूत्रों पर मिलता है? तो आपने याद रखना ये जीन किस पर मिलता है? लिंगी गुणसूत्र पर। किस पर मिलता है? लिंगी गुणसूत्र पर। जिसमें उत्परिवर्तन आने वाला है, जिसकी वजह से ये रोग होने वाला है, वो जीन किस पर मिलता है? लिंगी गुणसूत्र पर। और कौन से लिंगी गुणसूत्र पर? एक्स लिंगी गुणसूत्र पर। कौन से गुणसूत्र पर मिलता है वो जीन? एक्स लिंगी गुणसूत्र पर मिलता है। और वो जीन जो होता है, ध्यान से सुनना, मैंने स्मॉल एच दिखाया है हीमोफीलिया के लिए, स्मॉल एच दिखाया है। इट मींस ये जो जीन जो होता है कैसा होता है? याद रखना, अप्रभावी होता है। अब आप मुझे बताना सोच समझकर, क्या मैं इस रोग को बोल सकता हूं ये एक एक्स लिंगी अप्रभावी रोग है? सोचिए, दिमाग लगाएं, क्या मैं इसको एक्स लिंगी अप्रभावी रोग बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? क्योंकि इस रोग के लिए जिम्मेदार जो जीन जो था वो कैसा था? अप्रभावी था। कहां मिल रहा था? एक्स लिंग गुणसूत्र पर मिल रहा था। इस जीन में आई है खराबी तो प्रोटीन नहीं बना। वो प्रोटीन नहीं बनेगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो रक्त निकलता रहेगा। रक्त निकलता रहेगा तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। याद रखना कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया। डनाडन टन। क्लियर है? चलें आगे। समझ में आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं था? चलिए एक क्रॉसिंग करके दिखाता हूं तब अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, देखिए मैं एक क्रॉसिंग करके दिखाता हूं आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखना बेटा। अच्छा, इसकी क्रॉसिंग करने से पहले ना एक बिंदु और मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट। आप में से किस किस बच्चे ने ये नाम सुना है? रानी विक्टोरिया सुना है? इंग्लैंड की महारानी, महारानी विक्टोरिया, महारानी बोल देता हूं, ठीक है, रानी ठीक है, इंग्लैंड की, हमें तो लूट के ले गए, हम क्यों बोले महारानी? ठीक है, सिंपल, रानी विक्टोरिया है ना। ये जो रानी विक्टोरिया जो है, जो थी मतलब, है ना, ये एक वाहक थी। याद रखना किसकी? हीमोफीलिया की, या सिंपल हीमोफीलिया की। याद रखना किसकी बेटा? हीमोफीलिया की। याद रखना हीमोफीलिया जो रोग है, इस हीमोफीलिया की वाहक है कौन?
वाहक थी कौन? रानी विक्टोरिया। अब जिनको समझ में नहीं आया टेंशन मत लेना, मैं अच्छे से समझा दूंगा, ध्यान से सुनना। अब ये इतनी सी बात समझ याद रखना कि रानी विक्टोरिया जो है वो वाहक है किसकी? हीमोफीलिया की। ठीक है, ये रोग समझ में आ गया। ऐसा रोग जिसमें कट लगेगा, खून निकलेगा, खून नहीं रुकेगा क्योंकि खून का थक्का नहीं जमेगा। क्यों नहीं जमेगा? क्योंकि खून का थक्का जमाने वाले प्रोटीन यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं उस व्यक्ति में। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि वो प्रोटीन बनाने वाला जीन जो है उसमें आ गया उत्परिवर्तन। वो जीन कहां पर मिल रहा था? एक्स लिंग गुणसूत्र पर मिल रहा था। और कैसा था वो जीन? अप्रभावी था। डनाडन डन, क्लियर है? चमक गया इतनी सी बात? चमका? चले आगे, आइए अब आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनना, एक क्रॉस करके दिखाता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। देखना बेटा, मैंने बोला एक सामान्य नर की मैंने क्रॉसिंग कराई रोगी स्त्री से, यानी वो जो स्त्री जो है वो मादा जो है उसमें रोग है। ध्यान से सुनना, वो जो स्त्री है उसमें रोग है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनना। अब देखिए आप मुझे बताएं यहां पर मैं गुणसूत्र कौन से दिखाऊंगा? कायिक कि लिंगी? ऑब्वियस सी बात है, कौन से दिखाऊंगा? लिंगी। क्यों? क्योंकि रोग कैसा है भाई? लिंग गुणसूत्रों से संबंधित है ना। अब जरा सोचिए, नर में लिंग गुणसूत्र कौन से हैं? आप बोलेंगे सर एक्स और वाई। देखना, ये मान लो ये एक्स गुणसूत्र है। कौन सा? ये एक्स। ठीक है, और ये वाला जो है ये वाला ये वाई है। ठीक है, इस तरीके से मैंने दिखाई, ये एक्स ये वाई। स्त्री है, सीधी सी बात है, एक्स एक्स। लाल कलर का ना। ठीक है, सुनना अभी। हमने बोला नर सामान्य है, यानी इस नर में वो जीन में उत्परिवर्तन नहीं आया, सामान्य है। रोगी स्त्री है। अब रोगी कब होगी? जब इसमें यहां पर जीन बताना पड़ेगा ना, स्मॉल एच स्मॉल एच, ये स्मॉल एच जीन जो है इसमें उत्परिवर्तन आया, दिखाना पड़ेगा ना। दिखाया ना हमने, स्मॉल एच जीन थे उसमें उत्परिवर्तन आया, जिससे वो रोगी है कौन? स्त्री। ठीक है, अब जरा सोचिए यहां से जब हम क्रॉसिंग कराएंगे तो कौन कौन से बच्चे पैदा होंगे? सोचिए, इस सामान्य नर से क्या होएगा? एक एक्स गुणसूत्र इस रोगी स्त्री के, इस एक्स गुणसूत्र से इस सामान्य नर के शुक्राणु में, एक शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र होएगा, एक में वाई होएगा। इधर एक अंडाणु में एक्स गुणसूत्र ये वाला होएगा, दूसरे में भी सेम टू सेम यही होएगा। तो अब आप मुझे बताएं यहां से जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे? देखिएगा यहां से संभावना जो है बच्चे पैदा होने की वो कौन कौन से होंगे? देखिएगा, ये एक्स इस एक्स के साथ आया, एक्स एक्स लड़की होएगी। ठीक है साहब, ये लड़की है। ठीक है, अब ये एक्स इसके साथ आएगा, सेम टू सेम वही होएगा, जीनोटाइप एक्स एच होएगा ये। ठीक, अब ये वाई इसके साथ आएगा, बताएं आया समझ में? क्लियर है? अलग रंग से दिखा दिया इसलिए कहीं कंफ्यूज हो जाए तो मैं एक काम करता हूं, रंग वही वाले दिखा देता हूं, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ भाई, है ना। चलो पूरा ही उसी रंग से दिखा देता हूं। इधर है ना, इस तरीके से काले रंग से दिखाता हूं एच को, ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए, ये एक्स गुणसूत्र लड़के का शुक्राणु में होएगा, ये शुक्राणु में होएगा, ये अंडाणु में होएगा, ये दोनों जुड़ेंगे तो लड़की बनेगी, है ना। और इस लड़की में एक एक्स गुणसूत्र पर एच जीन है। एच जीन यानी वो जीन जिसमें उत्परिवर्तन आया है। ठीक है, दूसरी परिस्थिति क्या होगी बेटा जी? सीधी सीधी ये होगी। अब ये है लड़का और ये है लड़की। मैंने सिंबल यहां पर जल्दी जल्दी में गलत बता दिया, ये है लड़का और ये है लड़की। ठीक है, अब आप मुझे बताएं ये लड़का रोगी है कि नहीं है? हाँ, ये लड़का रोगी है और ये लड़की जो है ये वाहक है। ये लड़की वाहक है, रोगी नहीं है। ठीक है, आगे क्रॉसिंग समझ में? आप बोलेंगे सर ये तो समझ में आ गया, ये वाहक है ये रोगी है, कैसे? अभी ये भी समझा देता हूं, एक और क्रॉसिंग दिखा देता हूं। हमने सामान्य नर लिया और रोगी स्त्री ली है। अब मैं ले रहा हूं, ध्यान से सुनना,
सामान्य नर और वाहक स्त्री। एक ऐसी स्त्री जिसमें हीमोफीलिया के लक्षण नहीं है। देखिए ये जो स्त्री जो होगी इसमें हीमोफीलिया के लक्षण होंगे। सुनना, ये रोगी स्त्री है, इसमें हीमोफीलिया के लक्षण होंगे। समझ में आया? इसमें नहीं होंगे, इसमें लक्षण है, इसमें नहीं है। इनसे जो बच्चे हो रहे हैं, अगर स्त्री पैदा होती है, लड़की पैदा होती है तो वो वाहक है। लड़का पैदा होएगा तो रोगी होगा। सोचिए, पापा जो है, पापा रोगी नहीं है, नर रोगी नहीं है, पापा रोगी नहीं है, लेकिन उसका बेटा रोगी है। मादा रोगी है, लेकिन उसकी लड़की जो है वो वाहक है, उसमें लक्षण नहीं होंगे हीमोफीलिया के, लेकिन वो वाहक होगी। अब इधर देखिएगा, यहाँ पर हमने बोला सामान्य नर है। अब मैं अलग अलग कलर नहीं दिखा रहा, सिंपल सामान्य नर है, ये एक्स गुणसूत्र, ये वाई गुणसूत्र, यहाँ पर एच जीन नहीं है जिसमें हीमोफीलिया होगा। हमने बोला वाहक स्त्री है। वाहक स्त्री का मतलब दोनों के एक्स गुणसूत्र में से एक एक्स गुणसूत्र पर जीन है जिसमें उत्परिवर्तन हुआ, दूसरे में नहीं हुआ। समझ में आया? समझ में आया क्या बोला? देखिए जीन यहां पर भी होएगा जो सामान्य प्रोटीन बना रहा होगा, जो रक्त का थक्का बना सकता है, जिसमें उत्परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पर एक्स गुणसूत्र पर वो जीन था जिसमें उत्परिवर्तन नहीं हुआ। हमने बोला यहाँ पर वाहक स्त्री यानी इसके एक एक्स गुणसूत्र पर जीन में उत्परिवर्तन हुआ, दूसरे जीन में नहीं हुआ। खत्म। समझ में आ गया? चलो जी, अभी मैं बताऊंगा वाहक का मीनिंग, ठीक है? अब जरा सोचिए यहां से क्या क्या संभावनाएं होंगी। सोचिए ये एक्स गुणसूत्र अगर इस एक्स गुणसूत्र से जुड़ेगा, ये एक्स, तो ये लड़की जो होगी ये होगी वाहक। अगर ये एक्स इस एक्स से जुड़ा तो एक शुक्राणु में एक्स है, इस अंडाणु में एक्स, जिसपे हीमोफीलिया के लिए जीन है। अब जरा सोचिए ये वाला जब इससे जुड़ेगा तो क्या होएगा? ये लड़की तो ये लड़की है, मैं बार बार लड़का बना रहा हूं, दोनों लड़कियां ही है, एक्स एक्स गुणसूत्र है। ये लड़की क्या होगी? सामान्य होगी। कैसी होगी बेटा जी? सामान्य होगी। ठीक है, अब वाई गुणसूत्र की बात करते हैं। अब इधर देखिए, ये लड़का होगा और ये रोगी होगा। अगर ये वाई गुणसूत्र इस एक्स गुणसूत्र के साथ जुड़ता है और अगर ये वाई गुणसूत्र इस एक्स गुणसूत्र के साथ जुड़ेगा तो लड़का कैसा होगा? सामान्य होगा। कैसा होएगा लड़का? सामान्य होएगा। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। यहां पर जीन है ही नहीं हीमोफीलिया का जिसमें उत्परिवर्तन हुआ है, यहां पर जीन नहीं है, यानी ये दोनों तो सामान्य है, लेकिन यहां पर लड़का जो है वो रोगी है और लड़की जो है वाहक है। सोचिए इसमें इस नर में लक्षण ही नहीं थे, इस नर में लक्षण नहीं थे हीमोफीलिया के, ये सामान्य था, और जो स्त्री है इसमें भी लक्षण नहीं है लेकिन वाहक है, उसके अंदर वो जीन है लेकिन लक्षण उत्पन्न नहीं हो रहे हीमोफीलिया की। ये जो लड़की है ना, अगर इसके कट लगेगा तो भी रक्त का थक्का जम जाएगा, यानी लक्षण नहीं है हीमोफीलिया के। समझ में आया? लेकिन ये वाहक है। वाहक का मतलब जो कैरी कर रही है। क्या इसके कारण, इस स्त्री के कारण अगली पीढ़ी में रोग उत्पन्न होने की संभावना है कि नहीं है? बिल्कुल है। देख लीजिए, इस लड़की के कारण, इस स्त्री के कारण अगली पीढ़ी में जो लड़का है उसका बच्चा जो है वो कैसा आ गया? रोगी आ गया। सोचिए, ये रोगी नहीं था, पुरुष रोगी नहीं था, स्त्री जो थी उसमें कोई लक्षण नहीं थे हीमोफीलिया के, लेकिन उनका बच्चा रोगी आ गया। इमेजिन करें, हमने वंशावली करा था, वंशावली विश्लेषण किया था, हमने यही पढ़ा था ना कि ये एक नर है, ये एक मादा है, दोनों सामान्य लक्षण नहीं है, लेकिन इनका बच्चा जो है वो रोगी आ गया। अब ये कैसे पॉसिबल था? क्योंकि स्त्री कैसी होगी? वाहक होगी। समझ में आया? कंडीशन समझ में आ गई है। अब आप फाइनल सी बात पूछेंगे, सर वाहक जो होते हैं, इसका मीनिंग क्या है? सर रोगी, यहाँ पर ये रोग यहाँ पर क्यों हो रहा है? यहाँ पर तो सिर्फ एक बार एच है, यहाँ पर भी सिर्फ एक बार एच है, यहाँ पर वाहक है, यहाँ पर रोगी है, यहाँ पर लक्षण आ रहे हैं, यहाँ लक्षण नहीं आ रहे। ये क्या मतलब है? चलो मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखिएगा, ध्यान से सुनना। मान लो एक लड़की है, पिंकी,
एक लड़की है मिंकी, ठीक है, और एक लड़का है टिंकू। टिंकी मिंकी टिंकू, ये है नर और ये है मादा। ठीक है बेटा, समझ में आया? अब बेटा नर है, ये नर है, तो इसमें एक लड़की है मिंकी, ठीक है, और एक लड़का है टिंकू। टिंकी मिंकी टिंकू, ये है नर और ये है मादा। ठीक है बेटा, समझ में आया? अब बेटा नर है, ये नर है, तो इसमें एक एक्स गुणसूत्र है और एक वाई गुणसूत्र है। ठीक, हमने बोला साहब ये रोगी है, इस पर एच जीन है। ठीक, हमने बोला मिंकी जो है इसमें 2 एक्स गुणसूत्र हैं और साहब ये जो है इसमें एक में हीमोफीलिया का उत्परिवर्तन वाला जीन यहां पर एक एक्स गुणसूत्र पे मिला, दूसरे पे नहीं मिल रहा। चलो जी, ये वाहक बोला हमने इसको मिंकी को बोला वाहक, टिंकू हो गया रोगी, और टिंकी जो है ये रोगी है। अब देखो सामान्य अगर होगी तो मैं क्यों बताऊंगा, सामान्य कुछ भी नहीं है। चले, टिंकी जो है वो रोगी है। अब पहले समझना इस चीज को, तब ये बड़े अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। मैंने आपसे बोला स्मॉल एच जीन जो है वो हीमोफीलिया के लिए था। स्मॉल एच जीन किसके लिए? हीमोफीलिया के लिए। ठीक है, देखो यहां पर भी स्मॉल एच जीन है, ये अपने आप को अभिव्यक्त करेगा, ये भी अपने आप को अभिव्यक्त करेगा, दोनों अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे तो क्या पैदा होगा? रोग पैदा होगा। दोनों अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे तो रोग पैदा होगा। चलो जी ठीक है, हो गया रोग, क्योंकि स्मॉल एच जो है उसमें उत्परिवर्तन आया, ये उत्परिवर्तन आएगा तो ये अपने आप को अभिव्यक्त करेगा, रोग उत्पन्न होगा। चलो ठीक है, अब इधर देखो यहां पर स्मॉल एच जीन है, यानी वो जीन जिसमें उत्परिवर्तन आया। अब इस एक्स गुणसूत्र पर जो जीन जो था, ध्यान से सुनना, जो जीन जो था जिसमें उत्परिवर्तन नहीं आया, सिर्फ एक एक्स गुणसूत्र पर जीन में उत्परिवर्तन आया, दूसरे वाले में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो डेफिनेट सी बात है, क्या होगा? प्रभावी होगा। कैसा होएगा? प्रभावी होगा, उसमें उत्परिवर्तन नहीं आया। अब जरा सोचिए, अगर उत्परिवर्तन आता तो यहां पर भी मैं स्मॉल एच नहीं लिखता ना, लेकिन मैंने क्या लिखा है? कैपिटल एच। क्यों? क्योंकि इसमें उत्परिवर्तन नहीं आया। अब जरा सोचिए, ये स्मॉल एच जो है, ये जिसमें उत्परिवर्तन है, ये अपने आप को अभिव्यक्त करने की कोशिश करेगा, रोग उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये इसको दबा देगा क्योंकि ये प्रभावी जीन है। अलील याद है? भूले तो नहीं है? ये एक अप्रभावी अलील है, ये प्रभावी अलील है। प्रभावी अलील ने इसको दबा दिया, इसके लक्षणों को। अब आप मुझे बताएं, क्या ये मिंकी में रोग होगा हीमोफीलिया का? नहीं होगा। समझ में आ गया? लेकिन जरा सोचिए, ये मिंकी इसके एक एक्स गुणसूत्र पर एच जीन था। जरा सोचिए, यही तो बताया मैंने, इसके एक एक्स गुणसूत्र पर एच जीन है। क्या इससे अगली पीढ़ी में रोग हो सकता है? हाँ, देखो रोग हो रहा है। ये लड़की कौन थी? ये मान लेते हैं कौन है? ये मिंकी जो थी, यही है मिंकी, इसका नाम है मिंकी, है ना। अब जरा सोचिए, मिंकी से इसका लड़का जो पैदा हो रहा है रोगी है या नहीं है? यानी क्या ये मिंकी रोग उत्पन्न करने वाला जीन धारण किए हुई है? हाँ, इसलिए हमने इसको क्या बोला है? वाहक, जो वहन कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं इस जीन को अगली पीढ़ी में। कौन? मिंकी, इसलिए क्या कहलाएगी? वाहक कहलाएगी। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये चीज समझ में आ गई अच्छे से। चलो ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई है कि साहब ये है वाहक, बहुत अच्छे। ठीक है, अब आप ये बताओ, यहां पर एक ही गुणसूत्र पर एक जीन है एच, यहां पर भी तो वही है, यहां पर भी तो वही है, एक ही बार तो एच है ना। तो यहां पर क्यों नहीं बोला इस लड़के को वाहक? पूछेंगे ना। अब इधर देखना, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं, सोच समझ कर मुझे बताना। बेटा जी, ये यहां पर ये स्मॉल एच जीन था, है ना, इसने अपने आप को अभिव्यक्त करने की कोशिश करी, लेकिन इसके पड़ोसी जो अलील जो था, दूसरा अलील जो था, उसने इसको दबा दिया था ना।
दबा दिया था ना। दोनों XX गुण सूत्र थे ना, दोनों XX गुण सूत्र थे ना, समजात गुण सूत्र थे ना। जैसे गुण सूत्र पहला समजात होते, याद आ रहा है, हमने पढ़ा हुआ है, एक जोड़ी अलील मिलते हैं। अब जरा सोचिए, ये है X गुण सूत्र और ये है Y गुण सूत्र, दोनों गुण सूत्रों का कोई लेना देना ही नहीं है। अगर यहां पर कोई जीन मिलेगा ना तो उसका दूसरा अलील यहां पर नहीं मिलता, याद रखना। अगर यहां पर कोई जीन मिल रहा है, मान लो A, तो यहां पर नहीं मिलेगा, ये अकेला A काफी होगा अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए। अगर यहां पर कोई जीन मिल रहा है T, तो उसका विपरीत इस X गुण सूत्र पर नहीं मिलेगा, ये अकेला अपने आप को अभिव्यक्त कर लेगा। ये खासियत होती है नरों में, ठीक है। अब जरा सोचो, दिमाग लगाओ, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं उसे फील करना। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये X गुण सूत्र है और ये Y गुण सूत्र है। X गुण सूत्र पर एक जीन था जो सामान्य परिस्थिति में काम करता था, प्रोटीन बनाता था, हीमोफीलिया नहीं होने देता था, रक्त का थक्का बना देता था। हमने बोला उस जीन में आ गया उत्परिवर्तन और हमने दर्शाया स्मॉल h से। अब इसका विपरीत अलील यहां पर है नहीं है, कोई इसको दबाने वाला है यहां पर नहीं है। जब यहां पर कोई इसको दबाने वाला नहीं है तो क्या ये अकेला अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करेगा? करेगा ना। देखिए, इसने भी अपने आप को अभिव्यक्त किया, इसने भी अपने आप को अभिव्यक्त किया, लेकिन इसका विपरीत अलील मिल रहा था इस X गुण सूत्र पर जिसने इसको दबा दिया, तो ये अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाया। लेकिन यहां पर सामने विपरीत अलील नहीं था, दूसरा जोड़ी जीन नहीं था। जब नहीं होएगा तो कौन दबाएगा इसको? कोई नहीं दबाएगा। जब नहीं दबाएगा तो अपने आप अभिव्यक्त होएगा, अभिव्यक्त होएगा तो सीधी सी बात है रोग उत्पन्न होएगा। तो याद रखना, लड़का रोगी होगा। ये था बेटा जी हमारा सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रोग, जिसका नाम है क्या? हीमोफीलिया। बताएं, पूरी बात समझ में आ गई है? अब आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूं। बेटा जी आपने ना, ध्यान से सुनना, आपने अपनी कॉपी में एक क्रॉसिंग करानी है। कौन सी क्रॉसिंग करानी है बेटा? आपने क्रॉसिंग करानी है रोगी नर की सामान्य स्त्री के साथ में, रोगी नर की सामान्य स्त्री के साथ में क्रॉसिंग करानी है। ये क्वेश्चन नंबर पहला, करना जरूर, ठीक है। दूसरा, अब आपने रोगी नर की क्रॉसिंग करानी है वाहक स्त्री के साथ। कराइएगा और देखिएगा और जरूर बताइएगा आपका रिजल्ट क्या निकला, पहले वाले का और दूसरे वाले का। पहले वाले की क्रॉसिंग कराकर ये बताइएगा कि लड़के कितने रोगी निकले, लड़की कितनी रोगी निकली, मतलब रिजल्ट क्या निकला है वो बताना है आपने कुल मिला के। बताएं, क्या ये सिंपल सी बातें आपको समझ में आ गई हैं? क्या ये पहला रोग क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं था? अब दूसरा रोग मैं आपको जल्दी से बताता हूं। दूसरा जो रोग है बेटा जी वो है ये। अब इस रोग को जरा समझने के लिए ना, इस रोग को जरा समझने के लिए ध्यान से सुनना। आप देखिए यहां पर कुछ छोटी छोटी गोलियां दिख रही, गोलिकाएं दिख रही हैं। कौन से रंग की दिख रही है? आप मुझे बताइए कौन सा रंग दिख रहा है आपको? ये कौन सा दिख रहा है? क्या आपको हरे के अंदर लाल दिख रहा है? क्या आपको यहां पर सोच समझकर मुझे बताना 69 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बस आंसर दे दो। अगर आपको 69 दिख रहा है, 69 नंबर यहां पर दिख रहा है, 69 दिख रहा है, इट मीन्स आपकी आंखों में वो रोग नहीं है जिसका नाम है वर्धनता, कलर ब्लाइंडनेस। क्या नाम है? कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये जो रोग होता है कलर ब्लाइंडनेस बेटा जी, वर्णनता, ध्यान से सुनना, ये रोग भी ध्यान से सुनना, सीधा सीधा एक्स लिंगी अप्रभावी रोग होता है। आप बोलेंगे सर ये तो सेम टू सेम वैसी कंडीशन होगी। हाँ बिल्कुल सेम टू सेम वैसी कंडीशन है, बिल्कुल सेम टू सेम। इस रोग में बस इतना सा याद रखना, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो होता है लाल, हरे, नीले रंग के बीच में मतलब ये हो सकता है कि लाल हरे रंग के लिए उनको देख नहीं पाता, ये मैं ये बोलूंगा, उनको परख नहीं पाता
कि लाल है कि हरा है। जैसे इधर देखिए, आपको यहां पर हरे के अंदर लाल दिख रहे हैं। अगर हरे के अंदर लाल दिख रहे हैं और अगर आप लाल देख पा रहे हैं तो लाल को देखकर आप नंबर भी बता पा रहे होंगे। क्या 69 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आप बोलेंगे हाँ दिख रहा है। इट मींस आप हरे के अंदर लाल दिख रहे हैं और लाल को आप हरे के अंदर दिख रहे हैं, यानी आपको हरा भी प्रॉपर दिख रहा है, लाल भी प्रॉपर दिख रहा है। यानी आपकी आंखों में हरे रंग को पहचानने की, लाल रंग को पहचानने की, उसी प्रकार नीले रंग को पहचानने की क्षमता है या नहीं? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल है। अगर आपके अंदर लाल, हरे, नीले रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती, कौन कौन से? लाल, हरे और नीले रंग के बीच विभेद करने की, इनके बीच में विभेद करने की क्षमता अगर आप में नहीं होती तो हम बोलते आपको क्या है? वर्णनता है, आपको कलर ब्लाइंडनेस है। ब्लाइंडनेस का मतलब ही क्या? अंधापन। किसके लिए? कलर के लिए। अगर आप लाल कलर नहीं देख पाएंगे, लाल कलर नहीं देख पा रहे, इट मींस आप उस रंग के लिए क्या है? एक तरीके से अंधे हैं भाई, नहीं देख पा रहे, इट मींस आप ब्लाइंड है। हरा नहीं देख पा रहे यानी हरा कलर आपको समझ में नहीं आएगा क्या है। अब मान लीजिए अगर किसी को ध्यान से सुनना, अगर किसी को लाल रंग की वर्णनता होती ना तो वो ये नहीं बता पाता 69। उसको ये लाल नहीं दिखाई देता, उसको सारा का सारा ग्रीन दिखाई देता। समझ में आया? यानी वो लाल रंग पहचान नहीं पाता। तो इस प्रकार कहने वाली बात है, लाल, हरे, नीले रंग के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते, इट मींस उनके अंदर क्या होती है? कलर ब्लाइंडनेस। और ये भी एक एक्स लिंगी अप्रभावी रोग है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए। एक्स लिंगी अप्रभावी रोग का मतलब कि कहीं ना कहीं जो जीन जो होएगा, जिसमें उत्परिवर्तन आया है, वो कौन से गुणसूत्र पर है? वो है लिंगी गुणसूत्र पर। और वो जीन कौन से लिंगी गुणसूत्र? एक्स लिंगी गुणसूत्र पर। और वो जीन है अप्रभावी, यानी सेम टू सेम कैसी कंडीशन थी? बिल्कुल हीमोफीलिया के जैसी थी। यानी अगर आप क्रॉसिंग भी कराएंगे ना, जो हमने क्रॉसिंग कराई है ना, सामान्य पुरुष वाहक महिला, सामान्य पुरुष रोगी महिला, और मैंने क्वेश्चन दिया था क्या? रोगी पुरुष सामान्य महिला, रोगी पुरुष वाहक महिला। बिल्कुल वही रिजल्ट मिलेगा आपको जो आपने अभी पहले निकाले हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम यहां पर वही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये भी एक्स लिंगी अप्रभावी रोग है। आए समझ में? ये था बेटा जी हमारा सिंपल सा दूसरा रोग, जिसका नाम है वर्णनता। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रोग आ रहा है उसका नाम है दराती कोशिका आरक्तता। कौन सा? दराती कोशिका आरक्तता। अब ये जो दराती कोशिका आरक्तता रोग है, जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, बेटा जी ये रोग जो है ना बच्चों, ये रोग जो है ना, इसमें अभी मैं मात्र इतनी सी चीज बताऊंगा क्योंकि इसको मैं अगले लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगा। अभी सिर्फ इस रोग में ये देखना कि आरबीसी जो होती है उसका आकार ऐसा होता है, द्विअवतल। द्विअवतल तो समझ में आता है ना? ऐसा कैसा होता है? द्विअवतल। सामान्य आरबीसी का आकार ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन इस रोग में ये आरबीसी का आकार कुछ इस तरीके से हो जाता है। दराती देखिए आपने, दराती जिससे फसलें काटते हैं, देखिए ऐसी होती है ना, होती है ना काटने वाली जो होती है दराती, है ना। तो याद रखना इसको दात्र कोशिका आरक्तता या दराती कोशिका आरक्तता, सिकल सेल एनीमिया बोला जाता है, ठीक है। अब यहां पर ये आरबीसी का आकार बदल रहा है कुल मिलाकर। अभी सिर्फ इतना सा सुनना, इस रोग में क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आरबीसी का आकार बदल रहा है, ऐसी हो रही है वो। अब क्यों हो रही है, क्यों हो रही है ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन इतना सा बता देता हूं ये होने से क्या होगा। देखिए यहां पर देखिए आपको आकार दिख रहा है, देखिए अच्छे से देखिए, आपको आकार दिख रहा है, ये आरबीसी का सामान्य आकार है ये वाला। लेकिन आपको ये आकार दिख रहा है, ये वाला आकार, ये वाला आकार, ऐसा आकार, ऐसा आकार, ये है दराती, ऐसे दराती, ऐसे दराती, ऐसे दराती, ये है सामान्य आकार।
अब आप बोलेंगे सर ये तो समझ में आ गया कि इस रोग में आरबीसी का आकार बदल रहा है, चलो ये तो बात है, क्यों बदल रहा है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन क्या होएगा, इसका प्रभाव क्या होएगा, जरा सोच समझकर मुझे बताएं। आपके अंदर रक्त नलिकाएं हैं, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल है। उन रक्त नलिकाओं से क्या जा रहा है, रक्त जा रहा है। रक्त में कौन जा रही है, आरबीसी जा रही है ना, ये सामान्य आरबीसी जा रही है। अब जरा सोचिए, अगर इन आरबीसी का आकार बदल गया तो कहीं ना कहीं मोड़ पर, जैसे ही रक्त नलिका मुड़ेगी तो कहीं ना कहीं देखिए ये सामान्य आरबीसी थी, ये आराम से बह रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब खुद सोचिए, ये देखिए, ये मान लो एक रक्त नलिका थी जो दो नलिका में विभाजित हुई है। यहां पर अगर समझ में नहीं आए तो देखना, दो नलिका में, और यहां पर भी हमारी ये रक्त नलिका दो नलिका में विभाजित हुई। ठीक है, अब जरा सोचिए, यहां पर ये सामान्य रूप से आरबीसी थी, यहां जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आरबीसी का आकार बदल गया इस तरीके से, तो जरा सोच समझकर मुझे बताएं, क्या वो एक जगह पर आकर इकट्ठे हो जाएंगी और इस पथ को बंद कर देंगी या नहीं कर देंगी। सब देखिए, यहां पर ये पथ बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा सोचिए, पथ बंद हो जाएगा तो आगे रक्त नहीं बह पाएगा, और रक्त नहीं बह पाएगा तो रक्त नहीं बह मतलब रक्त आगे नहीं स्थानांतरित हो पाएगा, तो रक्त का प्रवाह रुक जाएगा या नहीं रुक जाएगा। ये रक्त नलिका फटने की संभावना हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। जरा सोचिए, यहां पर रक्त इकट्ठा होता जाएगा तो ये नलिका फट भी सकती है। समझ में आया। और रक्त नहीं जाएगा तो कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। समझ में आया। तो कुल मिलाकर ये जो रोग होता है इसका नाम होता है दराती कोशिका आरक्तता, जिसमें कोशिकाओं तक, सामान्य कोशिकाओं तक रक्त की होती है आपूर्ति। आरक्तता का मतलब, आप पूछेंगे सर आरक्तता का मतलब, सामान्य कोशिकाओं के पास रक्त की क्या हो जाएगी, आपूर्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सामान्य आरबीसी का आकार कैसा हो जाएगा, दराती हो जाएगा। सिर्फ यही बताना था। अब आप पूछेंगे ये कैसे होएगा, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अब बेटा आगे चलते हैं, है ना। ये मैंने आपको बता दिया है सब कुछ। अब इसके मैंने आपको यही बोला ना कि आगे की जितनी भी सारी चीजें हैं इस रोग से संबंधित, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे आकार बदल रहा है। ठीक है, चलें आगे। आइए बेटा जी, अब समय हुआ है किस चीज का, क्विज का। ठीक है, तो बेटा जी पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, अनुवंशिक विकार होते हैं, कैसे होते हैं? पहला ऑप्शन मेंडलीय विकार, क्रोमोसोमीय विकार, दोनों ए और बी, कोई नहीं। जरा सोच समझकर मुझे बताएं कि अनुवंशिक विकार जो होते हैं वो कैसे होते हैं। मेंडलीय विकार होते हैं, क्रोमोसोमीय विकार होते हैं, या दोनों होते हैं, या कोई नहीं होते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न बेटा, मेंडलीय विकार उत्पन्न होते हैं, मेंडलीय विकार उत्पन्न होते हैं गुणसूत्र की अधिकता के कारण, गुणसूत्र की कमी के कारण, जीन में उत्परिवर्तन के कारण, गुणसूत्र की संरचना में बदलाव के कारण। जल्दी से आंसर बताएं, मेंडलीय विकार कैसे उत्पन्न होते हैं। समय वो समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न था हमारा, अनुवांशिक विकार होते हैं, हाँ जी मेंडलीय भी होते हैं, क्रोमोसोमीय भी होते हैं, बिल्कुल दोनों होते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, यही किया है ना। दूसरा, मेंडलीय विकार उत्पन्न होते हैं, सीधी सी बात है, जब आप जीन में उत्परिवर्तन करते हो, गुणसूत्र से तो कोई लेना देना नहीं है, वो गुणसूत्रीय विकार होते, चाहे उसकी अधिकता हो, चाहे कमी हो, चाहे संरचना बदल जाए। मेंडलीय पूछा, मेंडलीय विकार क्या होता है, जब जीन में उत्परिवर्तन होता है। करेक्ट आंसर इज थर्ड। ठीक है, तो ये था बेटा जी आज का क्विज। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे किस चीज की, मेंडलीय विकार जो हमारे चल रहे हैं, और भी आएंगे अभी, है ना। मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। होमवर्क आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या होमवर्क सेक्शन में मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।